हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज 12 अप्रैल और आज का दिन है फ्राइडे। आज द हिंदू न्यूज़ का कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल हम डिस्कस करेंगे। कुछ आर्टिकल काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है, लेकिन इसके साथ अगर जान डिस्कशन करना है तो आपको मैं एक्सपेक्ट करता हूँ आपको डेली न्यूज़ पर पढ़ते हो और काफ़ी चीज़ आपको ऑलरेडी पता है, क्योंकि इस जो एडिटोरियल एनालिसिस आज का फर्स्ट एडिटोरियल एनालिसिस है, इसको बोल रहे हैं जी। पोल सीजन में जो काफ़ी सारी चर्चा में है, जो पॉलिटिकल पार्टीज है, जो लीडर्स में है, काफ़ी सारी बातचीत कर रहा है, जो इंटरनेशनल जो बायोलेटरल टाइज के साथ वो इम्पैक्ट कर रहा है। ठीक है, ये फर्स्ट एडिटोरियल एनालिसिस है, लेकिन ये एडिटोरियल एनालिसिस के ऊपर काफ़ी सारे टॉपिक उन्होंने कवर किया। जैसे कि बांग्लादेश के साथ रिलेशन, पाकिस्तान के रिलेशन, अफगानिस्तान के साथ रिलेशन है, चाइना का साथ रिलेशन, कनाडा के साथ है, यूएस के साथ है, इवन जो है लेटेस्ट जो है श्रीलंका के साथ रिलेशन है। ये सारी पॉइंट इसके ऊपर कवर किए, इसको एक सम अप करने की कोशिश किया। मेरा बोलने का मतलब जो है, इलेक्शन के टाइम में जो भी बातचीत हो रहा है, हम बातचीत तो कर रहे हैं वोट बैंक के लिए, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए हो सकता है बायोलैटरल टाइज पे जो जो हमारा सराउंडिंग कंट्रीज है, बाकी इंटरनेशनल रिलेशंस के उसके ऊपर काफ़ी इम्पैक्ट पड़ेगा। ये आर्टिकल उसके ऊपर डिपेंड डिस्कस करेंगे। तो ये आर्टिकल हम डिस्कस करेंगे, लेकिन बशर्ते मुझे एक्सपेक्ट करता हूँ, मैं एक्सपेक्ट करता हूँ आपको डेली न्यूज़ पे पढ़ते हो, आप बेसिक चीज़ों को पता है, नहीं तो ये आर्टिकल समझना बहुत ईजी, मतलब ईजी नहीं रहेगा। ठीक है। दूसरा आर्टिकल है लद्दाख के ऊपर है। भले ये लद्दाख के ऊपर आर्टिकल है, लेकिन ये हिमालय रीजन के ऊपर काफ़ी टॉपिक के ऊपर उन्होंने सामने लेके आया। लद्दाख तो है ही है, और भी सारी हिमालय रीजन है, काफ़ी लास्ट 1 डेढ़ साल में जो भी इवेंट आया था उस टॉपिक को उन्होंने कवर किया। ठीक है, इसको समझना बहुत जरूरी है कि हिमालय रीजन काफ़ी इंपॉर्टेंट है ही है। तो ये आर्टिकल बहुत ध्यान से छोड़ना। ठीक है। दूसरा जो है इंडियन ग्रोथ जो है प्रोजेक्ट, जो जीडीपी की बात किया था, जीडीपी का पोजीशन पॉइंट ऑफ व्यू, इन्फ्लेशन पॉइंट ऑफ व्यू, सिर्फ जीडीपी का टॉपिक तो काफ़ी टॉपिक आते ही है, लेकिन स्पेशली एक टॉपिक को वो जो एडीबी एनालिसिस किया था, ये टॉपिक के ऊपर काफ़ी सारे पॉइंट, इंटरनेशनल पॉइंट को उन्होंने कवर किया। यूएस का से इन्फ्लेशन के साथ इसका हमारा जीडीपी का रिलेशन है, रेड सी के जो क्राइसिस है उसका हमारा इम्पैक्ट क्या पड़ेगी, इम्पैक्ट डायरेक्टली जीडी मतलब इन्फ्लेशन इम्पैक्ट पड़ेगा तो इनडायरेक्टली जीडीपी इम्पैक्ट पड़ेगा पड़ेगा। इस टॉपिक को उन्होंने कवर किया। बहुत सी ये भी बहुत ध्यान से सुनना, अगर नहीं सुनना तो आप एटलीस्ट जो पेपर में जाके पढ़ सकते हो। हिंदू न्यूज़ पर ऑलरेडी बहुत सही आपको टेलीग्राम चैनल अवेलेबल है, ये मेरा चैनल में आपको अवेलेबल है, ठीक, काफ़ी लोग अवेलेबल करते हैं, तो इस टॉपिक को आपको पढ़ लेना चाहिए। तीसरा जो है इंडिया जो चाइना का रिलेशन जो है, 4 साल में बाद जो है हमारा जो बात जो अभी तक एलएसी कल भी हम डिस्कस किया, एलएसी के ऊपर जो है ऑलरेडी जो इंडिया जो चाइना के साथ कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी फर्स्ट टाइम जो है इसके ऊपर उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया, जो इंडिया चाइना के ऊपर काफ़ी इम्पैक्ट पड़ेंगे ऐसा सोचा जा रहा है। ये भी एक ध्यान से चुनना, क्योंकि ये टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये क्योंकि काफ़ी सही कॉन्फ्लिक्ट चल ही रहा है। इंडिया के साथ चाइना कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, अरुणाचल प्रदेश से चल रहा है, दूसरा लद्दाख के ऊपर चल रहा है। ठीक है, ये टॉपिक पर आपको पढ़ लेना चाहिए। लास्टली जो इंडिया नीड्स ए सिंपलर ट्रैफिक पॉलिसी, जो इंडिया का पॉलिसी है, सिंपलर ट्रैफिक पॉलिसी है, उसको बूस्ट मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में इंक्रीज करने के लिए ट्रैफिक पॉलिसी को इंक्रीज करना चाहिए। ठीक है, तो चलिए फर्स्ट आज का आर्टिकल में, हाँ हाँ, आपका जो ये आर्टिकल का आपको पीडीएफ चाहिए तो आप मेरे साथ जोड़ना है। मैं कई सारी आर्टिकल्स, लेटेस्ट आर्टिकल मैं अपना टेलीग्राम चैनल में भेजता हूँ। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर, विन आईएएस टेलीग्राम चैनल आपको ज्वाइन करना है, विन आईएएस टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना है। इसका लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया हूँ, इसमें ज्वाइन कर लीजिएगा, आपको फायदा होगा तो नुकसान नहीं होगा। फर्स्ट आर्टिकल ये क्या बोल रहा है, बहुत वेरी रेयर केस में आता है, जनरल इलेक्शन में टॉपिक कवर करता है, जो है होता है आम आदमी चुनाव की विदेश नीति, फॉरेन पॉलिसी को टॉपिक को आम आदमी को जो है जनरल इलेक्शन में कवर किया जाता है। तो इंडिया की जनरल इलेक्शन नहीं है, काफ़ी सारे काम 50 के ऊपर कंट्री के जो जनरल इलेक्शन चल रहा है। ठीक है, तो बाकी जो कंट्री जो है वो, बाकी जो बहुत सारे कंट्री ऐसा करते हैं जो फॉरेन पॉलिसी को, उन्होंने जो लोकल डोमेस्टिक पॉलिसी को उन्होंने ये मुद्दा नहीं बनाते। जैसे कि यूएस का वोट आ रहा है, यूएस के इधर भी वोट आए, अभी अब कुछ दिन पहले रशिया वोट हो गया। ठीक है, तो ये जो है ये लोग क्या करते हैं, फॉरेन पॉलिसी को, उसमें ऐसा ऐसा कुछ बातचीत नहीं करते जो फॉरेन पॉलिसी इम्पैक्टेड हो, ये टॉपिक पर बात करें। लेकिन इंडिया के केस में क्या हुआ, कई से टॉपिक के ऊपर अभी से बातचीत चल रहा है, जो कि क्या क्या बातचीत चल रही है ध्यान दीजिएगा। एक तो है 1974 जो काटा चिबू जो है, काटा चिबू जो एग्रीमेंट हुआ था, किससे शोध हुआ था, वो तो उस टाइम का जो प्राइम मिनिस्टर था, हमारा प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी जी थे, और जो है
श्रीलंकन प्राइम मिनिस्टर जो है उसके साथ श्रीनाजी था, तो उसके साथ जो एग्रीमेंट हुआ था उसको लेकर अभी दोबारा चर्चा चल रहा है, तो मैटर चल रहा है। अभी ये बातचीत चल रहा है क्या ये जो अगर दूसरी गवर्नमेंट का एग्रीमेंट हो तो अभी इसको बातचीत चल रही है, इसको दोबारा ये कर रहा है, दोबारा वोट में जो एलिगेशन कर रहा है क्या मोदी गवर्नमेंट काफ़ी सारी अपने ऑलरेडी अपने पॉलिसी लिया, एग्रीमेंट किया, जैसे कि 2014 में उन्होंने बांग्लादेश के साथ जो बॉर्डर किया था, अभी छिटमहल के साथ जो उसको भी किया था। लेकिन अभी ये बातचीत चल रहा है क्या दूसरा गवर्नमेंट आके इन फ्यूचर में आके कभी भी टाइम इस टॉपिक को दोबारा बातचीत चलेगा, ठीक है। इस टॉपिक को उन्होंने काफ़ी हो रहा है, अभी आर्टिकल डिस्कशन हो रहा है, ठीक है। लेकिन इंटरनेशनली जो है कोई जो बायलैटरल टाइज है, जो दूसरे इंटर रिलेशंस है, ऐसे बहुत से जो पॉलिसी मेकर है ऐसा बोल रहे हैं डोमेस्टिक पॉलिसी के साथ बायलैटरल टाइज जो है उसके साथ लिंक करना अच्छी बात नहीं है। तो वर्ल्ड ऑफ द टाइज है उसके साथ वो रिलेशंस इंडिया का जो क्रेडिबिलिटी जो है इंडिया का जो खराब हो जाता है। दूसरा पॉइंट है, ध्यान से सुनिए, CAA मैं ऐसे डिस्कस नहीं, व्हाट इज CAA तो डिस्कस नहीं करूँगा क्योंकि आपको पता है, मैं एक्सपेक्ट करता हूँ CAA, ठीक है। सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019, ठीक है। अभी सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट की बात हो रहा है, जो नॉन मुस्लिम कम्युनिटी 6 कम्युनिटी है, 6 कम्युनिटी क्या है वो भी आपको पता है। 6 कम्युनिटी जो है बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के साथ रिटर्न लेने की बातचीत चल रही है। कब से डेडलाइन क्या 31 दिसंबर 2014 का पहले हिंदू, सिख, जैन, क्रिश्चियन ऐसे कुछ 6 कम्युनिटी हैं अदर देन मुस्लिम, जो बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान का साथ जो आया उसको सिटीजन देने की बातचीत चल रहा है। लेकिन मैटर चल रहा है कि अब अभी अफगानिस्तान और पाकिस्तान से इसका नहीं है, लेकिन अब बांग्लादेश के साथ जो है इसका इम्पैक्ट काफ़ी ज़्यादा हो रहा है, मतलब ताई जो रिलेशंस खराब होने का काफ़ी ज़्यादा उम्मीद किया जा रहा है। बांग्लादेश इम्पोर्टेंट इसलिए है, बांग्लादेश के साथ इंडिया का जो बॉर्डर है काफ़ी नज़दीक बॉर्डर है और बांग्लादेश चाइना के साथ बहुत जुड़ा है, ठीक है। अगर बांग्लादेश से रिलेशंस खराब होगा तो चाइना इन्वॉल्वमेंट बांग्लादेश में काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा, तो एक इंडिया के लिए इतना अच्छी बात नहीं, ठीक है। वो भी चर्चा हम करेंगे। दूसरा कई और भी काफ़ी सारे टॉपिक जो एक से रिलेट कर रहा है, ठीक है, वो भी हम वन बाय डिस्कस करते हैं, ठीक है। लेक्चर का काफ़ी लंबा हो जाएगा तो पॉइंट वाइज बात करते हैं, लेक्चर खत्म करते हैं। तो ये बात है 1974 जो काचादेवी एग्रीमेंट हुआ था उसको लेकर अभी जनरल इलेक्शन में जो बातचीत चल रहा है इसके ऊपर क्या श्रीलंका का रिलेशंस खराब होगा, इसका इम्पैक्ट क्या कितना पड़ेगा, इस टॉपिक को बात पहले इस टॉपिक को बात करते हैं, ठीक है। काचादेवी बात करते हैं। काचादेवी क्या है ऑलरेडी हम डिस्कस किया, दोबारा बात नहीं करूँगा। काचादेवी क्या है यहाँ पे एक काचादेवी रिलेशन, एक काचादेवी यहाँ पे, ठीक है। अभी जो है नरेंद्र मोदी जो है 1974 में नरेंद्र मोदी जी ने रिसेंटली जो ट्विटर में उन्होंने कमेंट किया था 1974 में जब एग्रीमेंट हुआ था तो उस टाइम का जो प्राइम मिनिस्टर इंडियन प्राइम मिनिस्टर और जो है श्रीलंकन प्राइम मिनिस्टर उसके टाइम में, तो इंडियन प्राइम मिनिस्टर हमारा जो काचादेवी को मतलब एक कैशली जो जनरली जो है उन्होंने अपना जो एक वो हक था उसमें छोड़ दिया था, अपना जो इन्वॉल्वमेंट था क्लेम था उन्होंने छोड़ दिया। इस टॉपिक के ऊपर काफ़ी चर्चा में हुआ था क्योंकि तमिलनाडु फिशरमैन जो है उसमें जब फिशिंग करने जाते हैं काचादेवी में, और जो श्रीलंकन जो नेवी है पुलिस में उसको अरेस्ट कर लेते हैं, उसको टॉर्चर करते हैं, ठीक। लेकिन अभी बातचीत चल रहा है, एक तो 1974 में एग्रीमेंट हुआ था, उसके बाद 1976 में एक्सचेंज ऑफ लेटर एक्सचेंज भी हुआ था, कुछ पार्ट जो है काचादेवी के बदले में जो है वेट ब्रिज जो है वेट ब्रिज जो है जो रीच ऑफ जो पेट्रोलियम है उसको वापस उसको इंडिया में दिया गया था। वेज ब्रिज वेज बैंक है, वेज यहाँ पे वेज ब्रिज है, ठीक है, जो है यहाँ पे जाके वेज ब्रिज है। तो दोनों जगह एक तो काचादेवी जो यहाँ पे इनहेबिटेड है, वहाँ पानी भी नहीं पीने के लिए, वो भी इनहेबिटेड है, लेकिन उसमें काचादेवी कुछ है ही नहीं। हर वेज ब्रिज जो है जो इंडिया में मिला था उसमें काफ़ी सारी नेचुरल रिसोर्स है जो इंडिया के लिए वैल्यूबल है। इस टॉपिक जो लेकिन रिलेशन पॉइंट ऑफ इसको आगे कर जा रहा है, जो काचादेवी जो हमारा क्लेम था उसको छोड़ दिया गया बेरहमी से, ठीक। लेकिन ये भी बोल रहा है जो है अगर जो इसके साथ जो है हमारा जो एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर उसको कुछ उन्होंने भी कुछ पॉइंट भी किया था, उसका जोड़ा भी था कंटिन्यू सिचुएशन तमिलनाडु थे, उसमें बोला जो है कंटिन्यू सिचुएशन जो है हमारा जो जयशंकर जी उन्होंने ये भी बोला था तमिलनाडु फिशरमैन जो उसमें फिशिंग करने जाते काचादेवी में उसमें अरेस्ट हो जाते हैं, वो सिचुएशन कंटिन्यू उन्होंने और भी कुछ कमेंट किया था। लेकिन जो इस कमेंट के ऊपर
हिंदू में व इंडियन इसमें काफ़ी सारे आर्टिकल, काफ़ी पेपर में आर्टिकल है, काफ़ी सारे जो जर्नलिस्ट है, काफ़ी इकोनॉमिस्ट है, काफ़ी पॉलिटिशियंस है, इसके ऊपर अपना डॉक्यूमेंट सबमिट किए। इसमें ये भी देखा गया, उस टाइम जो हम भी एक डिस्कस किया, उस टाइम जो काफ़ी सारी जो डिस्कशन हुई थी, तो कॉमन डिस्कशन हुई थी दोनों के बीच में, उसके ऊपर काफ़ी सारी डिस्कशन हुआ था। तो इसलिए जो उस टॉपिक के ऊपर जो डिफरेंट जो जो डॉक्यूमेंट बता रहे हैं, जो आरटीआई बता रहे हैं, डॉक्यूमेंट जो बता रहे हैं, जो एक्सटर्नल अफेयर जो बोलो उसके साथ लिंक नहीं कर रहा है। ठीक है, ये पॉइंट है। ठीक है, लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट और शॉर्ट टर्म इम्पैक्ट करेगा। शॉर्ट टर्म इम्पैक्ट जब तमिलनाडु वोट है, ठीक है, जनरल इलेक्शंस है, ठीक है, तो आप अभी हमारा गवर्नमेंट तमिलनाडु फिशरमैन उसका फेवर में बात की तो उसका वोट मिल जाएगा। लेकिन लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट के लिए जैसे श्रीलंका के साथ जो रिलेशंस है, सिर्फ श्रीलंका से रिलेशन खराब होने का चांस नहीं, बाकी अदर कंट्री के साथ भी रिलेशन खराब होने का चांस है जो ऑलरेडी इन प्रोसेस में है। बांग्लादेश के साथ तो रिलेशन कुछ काफ़ी सब प्रोसेस में, वो आने वाला दौर में क्या होगा उसका भी चांसेस है। ये तो लॉन्ग टर्म एक श्रीलंका का जो काफ़ी कुछ दिन पहले पाकिस्तान में दोनों का लिंक हुआ था, और जो श्रीलंका गवर्नमेंट में क्या इंडियन गवर्नमेंट श्रीलंका गवर्नमेंट ने जो है $4 बिलियन हेल्प किया था। तो आप एक टाइम तो आप हेल्प कर रहे हो, दूसरी टाइम आप इस टाइप को वर्डिंग बोल के जो रिलेशंस खराब कर रहे हो, तो आगे चल कर रिलेशन खराब होने का जो इतना मेहनत करके जो ये कर रहे हो उसमें भी इम्पैक्ट खराब होने का चांसेस ज़्यादा है। ठीक है, सिर्फ ये भी नहीं, एक आधार एग्रीमेंट साइन ऑन द बेसिस ऑफ 1974 सेटलमेंट, आधार एग्रीमेंट साइन हुआ था, उसका भी क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। जैसे कि आप बीजेपी गवर्नमेंट जो जो उसका जो अपना अपना जो क्वेश्चंस कर रहे हैं, जो कांग्रेस गवर्नमेंट में जो एग्रीमेंट हुआ उसका क्वेश्चंस कर रहा है, ठीक है, जो कि अपना सुप्रीम कोर्ट का अंडर में है, अभी सुप्रीम उसके ऊपर आप क्वेश्चंस कर रहे हैं। क्या मोदी गवर्नमेंट जो भी अपना वर्क कर रहे हैं, जो भी अपना पॉलिसी लिया 2014 में जो पॉलिसी लिया था, और जो इनक्लेव सिट मॉल जो उसका भी अपना उन्होंने सॉल्यूशन दिया था, क्या आने वाले में दूसरा गवर्नमेंट आके इसका ऊपर सॉल्यूशन अपना क्वेश्चन उठाएंगे। तो आने वाले दिन में इसका जो टाइप एक कर रहे हैं, तो बाकी जो सराउंडिंग कंट्रीज है, तो उसका ऊपर इंडिया का जो पोजीशन है खराब होने का चांसेस काफ़ी ज़्यादा है। ठीक है, कुछ पॉइंट ये भी और समझ में आ रहे हैं, तो आपको मैं एक्सप्लेन नहीं कर। एक्सचेंज एनक्लेव वो भी डिस्कस नहीं, ऑलरेडी बात किया, एक्सचेंज एनक्लेव बांग्लादेश के साथ वो छिट मॉल का था, कुछ पॉइंट बांग्लादेश को किया, ये जो एक्सचेंज किया। ठीक है, ये इसको मैं एक्सपेक्ट करता हूँ आपको पता है। ठीक है, तो मैं डिटेल डिस्कस और नहीं करेंगे, तो आपको जानकारी होना चाहिए। मेड इन एग्रीमेंट इंटरनेशनल बॉडी साथ जो है यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन, जो कोई भी मेड इन इनमें जो UNCLOS, कोई भी मेरीटाइम जो अगर डिस्कशन होता है, कोई एग्रीमेंट होता है, UNCLO, तो उसको थोड़ा बाद में को रिविजन, वो रिविजन डिफिकल्ट, उसको रिविजन नहीं कर सकते। तो इंडिया तो इंटरनेशनल लेवल में कोई भी डिसीजन होता है, उसको कोई गवर्नमेंट उसको मतलब एग्रीमेंट नहीं, उसको चैलेंज नहीं कर सकते, उसको बहुत मुश्किल है। ऐसे काशी भी चीज़, जैसे कि हमने बात करा जो है ये जो है पाकिस्तान का जो ट्रीटी हुआ था ना, पाकिस्तान का जो है ये इसके लेके, पाकिस्तान का जो सिंधु नदी का जल के लिए ट्रीटी हुआ था, उसका भी काफ़ी सही अगर चर्चा में है। वर्ल्ड बैंक 1960 के ऊपर, उसमें मोदी गवर्नमेंट और भी कुछ ट्रीटी के ऊपर क्वेश्चन हुआ था, न्यू दिल्ली रोड इस्लामाबाद, तो वो भी काफ़ी पेंडिंग है। मतलब पहले कुछ ऑलरेडी ट्रीटी होकर रखा है, ऑलरेडी एग्रीमेंट होकर रखा है, अभी उसको ये करेंगे, वो भी इस चर्चा में आके क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। ये तो हो गया काटा चौक बोले के। दूसरा पॉइंट है CAA, मतलब CAA मतलब क्या है, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019। ठीक है, मैं एक्सपेक्ट करता हूँ सिटीजनशिप अमेंडमेंट, आपको पता है, मैं ये भी एक्सपेक्ट करता हूँ हमारा सिटीजनशिप जो एक्ट है कौन सा साल में अमेंडमेंट हुआ था, ये भी क्वेश्चन आ सकता है। सिटीजनशिप एक्ट कब लागू हुआ था, सिटीजनशिप एक्ट कब लागू हुआ था आपको पता होना चाहिए। अमेंडमेंट कब तक हुआ, कब कौन से साल में अमेंडमेंट हुआ, वो भी आपको पता होना चाहिए। सिर्फ एक बार 2019 में नहीं होता, इसको पहले भी होता, उसके भी क्वेश्चन आया भी है, आने का चांस है। तो आपको डिटेल पता होना चाहिए, पॉलिटिकल सब्जेक्ट है, आपको डिटेल बार देख लीजिएगा। पॉलिटिकल जो सिटीजनशिप है दूसरी है, कुछ बात आपको और भी पता होना चाहिए, हमारा सिटीजनशिप के ऊपर क्या क्या लिखा है, कौन सा टाइम में क्या क्या अमेंडमेंट हुआ था। जैसे कि 1955 में कुछ चर्चा हुआ था, उसके बाद जो है 1988 में कुछ चेंज हुआ था,
2006 के आसपास कुछ चेंज हुआ था, 2015-16 के आसपास कुछ चेंज हुआ था। अलग अलग टाइम में हम अलग अलग स्टेटमेंट, गवर्नमेंट का स्टेटमेंट अलग हुआ था, सिटीजनशिप चेंज हुआ था। बहुत ही ध्यान से चेक कर लीजिए, पॉलिटिकल सब्जेक्ट पढ़ लीजिएगा, 2 पेज का पॉलिटिकल। इसमें क्या बोल रहे हैं, जो रिसेंटली जो जनरल इलेक्शन के टाइम में जो अपना जो डिक्लेयर हुआ था, इलेक्शन डेट डिक्लेयर था, उस टाइम जो है हमारा बीजेपी गवर्नमेंट क्या बोला, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट उसको लागू करेंगे। उसमें क्या है, तो बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान जो भी है उसके साथ नॉन मुस्लिम मतलब 6 कम्युनिटी है, हिंदू, सिख, जैन, ऐसे पारसी, ऐसे 6 कम्युनिटी है, वो 2014 31 दिसंबर पहले आएंगे, उसको सिटीजन दिया जाएगा, नंबर 1। ठीक है, अभी मुद्दा क्या है, ये मुद्दा आ रहा है इसके साथ रिलेशन जो है अफगानिस्तान का रिलेशन है, टाइज अफगानिस्तान अंडर द तालिबान पाकिस्तान अपेयर टू बी लिटिल कॉन्सिक्वेंस है। अफगानिस्तान और पाकिस्तान लिटिल कॉन्सिक्वेंस हो सकता है, लेकिन बांग्लादेश के साथ इसका रिलेशन इम्पैक्ट काफ़ी पड़ेगा, काफ़ी सारे बांग्लादेश जो है इंडिया में आके बैठ गया। बांग्लादेश आएगी, एक तो आसाम के थ्रू आ गया, एक वेस्ट बंगाल थ्रू आ गया, इंडिया में आके बैठ गया, नंबर 1। दूसरा जो बात चले CAA, उसके एनआरसी क्या, एनआरसी नेशनल रजिस्टर फॉर सिटीजन, क्या है नेशनल सिटीजन, मैं नहीं बताऊंगा, ऑलरेडी पता है, ऑलरेडी डिस्कस कई बार डिस्कस किया। एनआरसी एनआरसी का रजिस्टर है, उसका वजह से जो रिकॉर्ड है उस टाइम जो रिकॉर्ड में जो है उसका वजह से जो लोग बांग्लादेश के काफ़ी लोग आके इंडिया में आके बैठ गया, हो सकता है उसका सिटीजनशिप के ऊपर असर पड़े। इसके ऊपर जो है काफ़ी मुस्लिम जो कंट्री जो है बांग्लादेश जो है इसका ऊपर हो सकता है रिलेशंस खराब हो। ठीक है, ये मेजर टॉपिक है। ठीक है, apart from the area where government itself has brought foreign policy into the contentional line of the generations, और भी कुछ पॉलिसीज है। ठीक है, कुछ दिन पहले चाइना का अभी कल ही तो बात की हमने, LAC लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के ऊपर हमारा जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी उसको स्टेटमेंट दी, उन्होंने ये भी बोला जो है बहुत जल्दी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के ऊपर उन्हें कोई डिसीजन लेंगे, और जो है चाइना का साथ रिलेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सिग्निफिकेंट है। ठीक है, ये काफ़ी दिन बाद मतलब 2000 अप्रैल 2006 उन्होंने जो LAC का जो है अपना जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है अभी कोई सॉल्यूशन नहीं हुआ, तो चाइनीज़ जो ट्रूप जो है कुछ एरिया जो इंडिया का एरिया वो भी कब्जा करके लेगा, उसके ऊपर अभी तक दखल जो छोड़ा नहीं। इस टॉपिक के ऊपर जो चर्चा में हो सकता है इसका बायलैटराइज में और इम्पैक्ट पड़ेगा। ठीक है, दूसरा जो है इशू ट्रांजेक्शन क्लेम इंडियन है, काफ़ी सारी ऐसा जो एलिगेशन है, देखिए हम एक बार बोलता हूँ जो एक एलिगेशन है कनाडा का एलिगेशन है, कनाडा का एलिगेशन है। ठीक है, कनाडा का जो है उसका जो सिख जो है टेररिस्ट है, उसका सिख जो है टेररिस्ट था, उसका जो निज्जर किलिंग के बारे में कनाडन गवर्नमेंट ऐसा बता रहा था, जो इंडियन एजेंसी का जो उसका हाथ है, बहुत ध्यान से सुनिए, इंडियन एजेंसी का इन्वॉल्वमेंट है, जो सिख जो टेररिस्ट जो है टेररिस्ट जो निज्जर किलिंग के ऊपर। ठीक है, इंडियन एजेंसी के ऊपर उन्होंने रेज किया। ठीक, और जो है ट्रायल ऑफ इंडियन नेशनल इन द यूनाइटेड स्टेट एसोसिएशन ऑफ किलिंग सिख पॉलिटिकल सिविल एक्टिविटी जो है US का साथ वो भी एक्टिविटीज वो भी इन्वॉल्व है, US का भी जो है काफ़ी सारे पॉइंट एक्टिविटीज है, उसमें भी इंडियन एजेंसी का इन्वॉल्व है। ठीक है, और जो है ट्रूडो गवर्नमेंट के साथ जो रिलेशन जो यार काफ़ी देखा मैंने कई बार डिस्कस किया, जो इंडिया जो कनाडा डिप्लोमा कई से डिप्लोमा रिटर्न भी गया था। ठीक है, उसका वो कनाडा का रिलेशन जो हमारा बहुत अच्छी रिलेशन था वो काफ़ी बैकपोर्ट में चला गया, आपको पता ही है। ये सारे पॉइंट जिसके ऊपर जो है अभी तक सोल्यूशन नहीं हुआ, उसके ऊपर गवर्नमेंट ने जो अगर कोई फॉरेन एजेंसी एलिगेशन लगा रहे हैं उसका गवर्नमेंट का क्या किस तरह उन्होंने एक्सेप्ट करे, किस तरह को एजेंसी एक्सेप्ट करे, उसका ऊपर भी कोई डिपेंड करेगा फॉरेन पॉलिसी कैसे इम्पोर्ट करता है। मीनवाइल जो है देखो पाकिस्तान में क्या बोले, शॉर्ट टू एलिंग द क्लेम्स, पाकिस्तान ने कोई क्लेम दिया ऐसे बोल रहा है किल्स टू पाकिस्तान नेशनल। US और कनाडा तो क्लेम कर ही रहे, जो इंडियन कोई एजेंसी इन्वॉल्व है, पाकिस्तान ही बोल रहा है पाकिस्तान कोई नेशनल है, तो इंडियन एजेंसी उसको किल करने के लिए इन्वॉल्वमेंट है, ये भी इसका इन्वॉल्व हो गया कर दिया। ऐसा बोल रहा जो है इंडियन इंटेलिजेंस पॉसिबली बिहाइंड द किलिंग 20 अदर सिख एंड इस्लामिक सेपरेटिस्ट ऑपरेशन पाकिस्तान। 20 अदर सिख और इस्लामिक सेपरेटिस्ट है जो किलिंग के लिए
इंडियन जो एजेंसी का हाथ है, ऐसा पाकिस्तान का कहना है। Although it is Pakistan short below back foot or explanation though men, but India discount though the three completely different response to presence of Canada, Pakistan, US। जो कनाडा, पाकिस्तान, यूएस का शायद एजेंसी उन्होंने क्लेम किया इंडिया का जो गवर्नमेंट का जो बार बार इंडियन गवर्नमेंट उसको किस तरह उनको हैंडल कर रहे हैं वो भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, आपने देखा होगा जो किस तरह हैंडल कर रहे हैं कनाडा का शायद लेन देन सही नहीं हो। ठीक है, उसके साथ भी देखो एक बहुत गलत बात हुआ, डिफेंस मिनिस्टर को स्टेटमेंट दिया, ऐसा दिया जो किल टेररिस्ट एंड गो टू पाकिस्तान। कोई भी टेररिस्ट हो पाकिस्तान में है तो पाकिस्तान में जाके और तुम उसको मार देंगे। ये स्टेटमेंट देखिए और भी जगह गड़बड़ कर दिया स्टेटमेंट। ठीक है, ये स्टेटमेंट जो पाकिस्तान उन्होंने इन्वॉल्व कर कैश कर देखो इंडियन गवर्नमेंट जो डिफेंस मिनिस्टर ऐसा खुद बोल रहा है पाकिस्तान में उसको मार देंगे, तो ऐसा भी वो बहुत से 20 के ऊपर जो टेररिस्ट मार गया जो है उसको एजेंसी हाथ है, ऐसा मतलब हो गया। तो इसका रिलेशंस जो है मतलब हम जो जनरल इलेक्शन टाइम में जो भी स्टेटमेंट देते हैं गवर्नमेंट टॉप जो लीडर्स देते हैं वो आने वाले दिन में कितना इम्पैक्ट पड़ेगा वो बहुत ही सोचने वाली बात है, उसको बहुत एनालिसिस पॉइंट है। ठीक है, फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू ये सारी पॉइंट रिलेशंस पॉइंट अलग अलग पॉइंट में आपको एनालिसिस करना चाहिए। मैं बात किया 1974 का बात किया, जो कच्चा दिवस के ऊपर बात किया, जो कई टॉपिक एनालिसिस हुआ। हमने बात किया CAA ऊपर बात किया, हमने बात किया चाइना का रिलेशंस, हमने बात किया पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, US के जो क्लेम कर रहा है। ठीक है, इस सारे टॉपिक के ऊपर इस आर्टिकल में एक कंबाइन करके एनालिसिस करने की कोशिश की। ठीक, मुझे लगता है बहुत मैं बहुत आसानी तरीके से आपको समझाने की कोशिश की। मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कुछ चीज़ आपको पता है, बिल्कुल नहीं पता तो मेरे लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा हर चीज़ आपको एक्सप्लेन करना, कि काफ़ी लंबा हो जाएगा। अभी 22 मिनट ऑलरेडी हो गए, नेक्स्ट आर्टिकल चलना भी है। ठीक है, तो नेक्स्ट आर्टिकल चलते हैं लद्दाख के ऊपर। लद्दाख पॉइंट जो है एक्सप्लेन करता हूँ। लद्दाख ऐसा पॉइंट है, लद्दाख के ऊपर काफ़ी आर्टिकल हुआ जो वो उधर के लोग जो है लद्दाख पीपल जो किस तरह क्यों प्रोटेस्ट कर रहा है। ठीक है, लद्दाख पीपल क्यों प्रोटेस्ट कर रहा है, लद्दाख प्रोटेस्ट इसलिए कर रहा है उसको कुछ एक तो देखो जो है 6 शेड्यूल के अंदर होना है नंबर 1, उसको रिजर्वेशन चाहिए, जो जॉब के लिए रिजर्वेशन चाहिए, सेपरेट रजिस्ट्रेशन चाहिए, ठीक है, सेपरेट स्टेटहुड चाहिए, एक पॉइंट है। लेकिन आज का जो आर्टिकल है वो आर्टिकल अलग तरह से बोल रहा है, एनवायरमेंट पॉइंट ऑफ व्यू, एनवायरमेंट पॉइंट ऑफ व्यू जो इम्पैक्ट आएगा। अभी जिस टाइम में 2019 में जो अगस्त महीने में जो लद्दाख को एक सेपरेट यूनियन टेरिटरी घोषित करने के बाद जो है काफ़ी सारी जो है पब्लिक और प्राइवेट एजेंसी जो है लद्दाख में जाके टूरिज्म बढ़ाने के लिए बातचीत कर। टूरिज्म, लद्दाख इम्पोर्टेंट टूरिस्ट स्पॉट है, तो टूरिज्म बढ़ाएंगे तो क्या रोड बनेगा, रोड बनेगा तो आपको होटल बनेगी, होटल में टूरिस्ट स्पॉट बन जाएगा, टूरिस्ट का आनागन होगा। लेकिन लद्दाख में एक ही तो है, आपको देखो ध्यान दीजिए, लद्दाख में जो एक वाटर क्राइसिस है। ठीक है, ज़्यादा आदमी इन्वॉल्व रहेगा, ज़्यादा पेड़ पौधे काट जाएगा तो ग्लोबल वार्मिंग होगा। ठीक है, वार्मिंग ज़्यादा होगा, टेम्परेचर बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ेगा तो क्या होगा, तो मेल्ट जो हिमालय है उसको मेल्ट होगा, क्लाउड बर्स्ट होने का चांस है, तो इस मेल्ट बढ़ेगा क्या हिमालय का जो पानी धीरे धीरे कम हो जाएगी, उसमें जो नदियाँ है नदियाँ जो फ्लड होने का चांसेस है। तो इस टॉपिक के ऊपर हमने डिटेल एनालिसिस करते हैं। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट एडिटोरियल एनालिसिस। ए बैटल टू सेव लद्दाख एंड ऑल द ह्यूमैनिटी। ठीक है, लद्दाख के ऊपर आर्टिकल है, हम पहले ही बताया था, ये पहले जो इसका पहले जो आर्टिकल डिस्कस वो लद्दाख का आर्टिकल पर हम एक्सपेक्ट करते हैं आप डेली न्यूज़ पेपर पढ़ते हो, और जो डेली न्यूज़ का आपको कुछ पता है, मतलब जो लद्दाख के ऊपर है और CA का फिर रूल्स है। लद्दाख के ऊपर जो आर्टिकल है इसमें कई सारे पॉइंट के ऊपर डिस्कशन किया। लद्दाख के ऊपर जो भी आर्टिकल पेपर में आया वो डिस्कशन हुआ, जो लद्दाख पीपुल जो डिमांड क्या है, तो ऑलरेडी हमने डिस्कस डिमांड क्या है, वो हम डिस्कस 6 शेड्यूल है उसका अंदर आना है, उसको क्या सेपरेट रजिस्ट्रेशन चाहिए। ठीक है, रजिस्ट्रेशन चाहिए, उसको क्या और क्या चाहिए, रिजर्वेशन एम्प्लॉयमेंट में रिजर्वेशन चाहिए, एम्प्लॉयमेंट में रिजर्वेशन चाहिए, सेपरेट स्टेटहुड चाहिए, ये कुछ 4-5 था। अभी बातचीत से चल रहा है इस आर्टिकल में, एक कुछ दिन पहले एक आर्टिकल भी आया था, हम डिस्कस किया था, ये आर्टिकल में डिस्कस किया एक ह्यूमैनिटी, लद्दाख का जो ह्यूमैनिटी सिस्टम इकोसिस्टम्स है वो कितना इम्पैक्ट हो रहा है, उसके ऊपर आर्टिकल है। कुछ दिन पहले आर्टिकल आया था
लद्दाख का जो टेम्परेचर, मिनिमम टेम्परेचर बात करें, पहले होता था 26 डिग्री इस टाइम होता था। उसके बाद कम होते होते -18 डिग्री हो गया। अभी -16 डिग्री सेंटीग्रेड का मतलब टेम्परेचर जो है धीरे धीरे इंक्रीज हो रहा है। जो पहले -26 डिग्री सेंटीग्रेड था, अभी वो टेम्परेचर जो लद्दाख का टेम्परेचर धीरे धीरे इंक्रीज होते जा रहे हैं। इसका इम्पैक्ट आप पूछ सकते हैं, सारी का इम्पैक्ट क्या होगा, इसका क्या होगा। वैसे उसका ऑलरेडी बताया हमने। अगर हिमालय का टेम्परेचर ऐसे ही इंक्रीज होते जाएगा तो हिमालय में जो बर्फ़ है, बर्फ़ जो है मेल्ट होते जाएगा। जो बर्फ़ जो मेल्ट होते जाएगा उसमें क्या होगा, जो क्लाउड बर्स्ट होगा चांसेस है। क्लाउड बर्स्ट तो पता है आपको, क्लाउड बर्स्ट का जो बर्फ का जो पानी होता है, क्लाउड बर्स्ट साथ होता है, पानी बोला जाएगा एक साथ। जो देखा है ना केदारनाथ में, जो है सिक्किम में देखा हो, एक साथ कई जो ध्वंस हो गया, मतलब कई लोगों का प्राण जाता है, जो है कितना चीज इंफ्रास्ट्रक्चर खत्म हो जाता है, इकोसिस्टम का डैमेज हो जाता है क्लाउड बर्स्ट का। तो लद्दाख का जो है धीरे 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 उस एरिया में जा रहा है। नंबर वन, एक टेम्परेचर, ग्लोबल टेम्परेचर की बात हो रहा है। दूसरी बात हो रहा है टूरिज्म का। टूरिज्म क्या क्या है, जो अभी जो है लद्दाख में क्या है, 2019 के बाद लद्दाख में कई सारी जो है प्राइवेट पब्लिक जो इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वहाँ पे लद्दाख में आके ये लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पे जो है टूरिज्म को सेक्टर में इंक्रीज कर रहा है। इसमें क्या होगा, टूरिज्म सेक्टर इंक्रीज करेगा तो उसका रोड, जो कई सारे पहाड़ काट के रोड बनेगा, नंबर वन। ठीक है जी। वहाँ पे क्या है, कई सारी जो है होटल बनेगी, पानी का अरेंजमेंट करना पड़ेगा। ठीक है, वन में डिस्कस करते हैं। अगर टूरिस्ट का इंक्रीज होगा, टूरिस्ट इंक्रीज होगा, बहुत ध्यान से सुनिए। इस टॉपिक के ऊपर मैं कई सारे टॉपिक के ऊपर हम मिला कर बात कर रहा हूँ, क्योंकि ये आर्टिकल और भी कई इतना कॉम्पैक्ट लिखा है, समझने के लिए बहुत सारी चीज़ आपको पता भी होना चाहिए। ठीक है, ठीक है। मैं एक्सपेक्ट करता हूँ आप जो लोग डेली तो हिंदू न्यूज़ जो फॉलो करते हो, सारी पता भी है। टूरिस्ट इंक्रीज होगा तो वो कैरिंग कैपेसिटी, एक बात सब हर टाइम आती, कैरिंग कैपेसिटी। कैरिंग का शिमला का बातचीत हुआ, कई जगह केदारनाथ, हिमालय, कई पास में जगह कैरिंग कैपेसिटी मतलब ज़्यादा आदमी बाहर करेंगे, वहाँ पे जाएंगे, टूरिस्ट जाएंगे, पिलग्रिम लोग जाएंगे, तो उस एरिया का जो कैरिंग कैपेसिटी है ज़्यादा हो जाएगा। और जो है धस नामने का जो वहाँ पे लैंडस्केप होने का चांस है काफ़ी ज़्यादा, हो भी रहा है। एक कैरिंग कैपेसिटी इंक्रीज होते जाएंगे, एक नंबर वन। ठीक है। दूसरी बात जो है, ज़्यादा टूरिस्ट वहाँ पे जाएंगे, एक तो है इकोसिस्टम के ऊपर इम्पैक्ट पड़ेगा। ठीक है, ज़्यादा जो पॉल्यूशन क्रिएट होगा। ठीक है, वहाँ पे जो पानी, दूसरा वाटर कितने यूज होगा। एक बताया, जो बाहर का टूरिस्ट लोग वहाँ पे आता है वो बताया जा रहा है सामान में 75 लीटर वाटर यूज करता है, और जो है विंटर में 60 लीटर वाटर यूज करता है टूरिस्ट लोग का। जो वहाँ पे का जो आदमी है, सॉरी वहाँ का जो आदमी है उसका बहुत कम यूज़ करता है, 50 सामान में 50 लेस देन 50 लीटर। इसमें जो 30 लीटर का कम जो है विंटर में जो कम पानी यूज करते हैं, पानी ऐसे शॉर्टेज है। जो गरीब, जो ट्राइबल्स कम्युनिटी, गरीब आदमी जो वहाँ पे लद्दाख का जो है, वहाँ पे जो लोग हैं उसका जो पानी, जो वाटर जो और ज़्यादा कम, 25 लीटर से कम यूज़ करते हैं। अभी बातचीत चल रहा है, अगर टूरिस्ट इतना इंक्रीज हो जाएगा, लद्दाख का वाटर शॉर्टेज ऐसे भी कम है। ठीक है, और ज़्यादा यूज करेंगे तो वाटर शॉर्टेज क्राइसिस ऑलरेडी ज़्यादा हो जाएगा, क्राइसिस ज़्यादा हो जाएगा। और टूरिस्ट ज़्यादा होएगा तो पॉल्यूशन 7% इंक्रीज होगा और टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, एक ये भी पॉइंट है, कैरिंग कैपेसिटी इंक्रीज होते जाएंगे। ठीक है, और जो क्लाउड बर्स्ट होगा हिमालय रीजन का, ठीक है, ये पॉइंट है। सिर्फ इसलिए ये वार्डिंग नीचे एक छोटा वार्डिंग लिखा है। ठीक है, जब आपको पता होगा जो है सोनाम वांगचुक कौन है, को पता है, अभी नहीं बताऊंगा। सोनाम वांगचुक जो है लास्ट 6 मार्च को उन्होंने जो एक क्लाइमेट है, उन्होंने क्या फास्टिंग रखा था। तो उन्होंने प्रोटेस्ट के लिए 21 डेज के लिए फास्टिंग रखा था। क्या प्रोटेस्ट थी, लद्दाख के जो ह्यूमैनिटी चाहिए। वो बोले पीपुल आर ऑल्सो मेकिंग अपील टू वर्ल्ड। लद्दाख के जो क्लाइमेट का ऊपर जो क्राइसिस है उसको बचाने के लिए, उसका मेन तो उसका टारगेट वो था, लद्दाख का जो क्लाइमेट प्रोसेस है उसको बचाओ, उसको एक चीज ये नहीं, पीपुल ऑफ लद्दाख मेकिंग अपील टू द वर्ल्ड। वर्ल्ड के ऊपर इम्पैक्ट पड़ेगा, वर्ल्ड का, क्योंकि वर्ल्ड के इम्पैक्ट क्यों पड़ेगा, इम्पैक्ट इसलिए पड़ेगा अगर क्लाउड बर्स्ट होगा सिर्फ इंडियन कम्युनिटी नहीं होगा, साइड में शायद कहीं और भी स्टेट भी इम्पैक्टेड होगा। ठीक है, एक तो और भी रिवर्स है, सिंधु का जो गंगा रिवर है, ब्रह्मपुत्र रिवर है, वहाँ पे जो सिंधु रिवर है, पाकिस्तान का इम्पैक्ट पड़ेगा, काफ़ी सारी इम्पैक्ट पड़ेगा।
ठीक है, इसलिए वर्ल्ड के इम्पैक्ट पढ़ें। तो मैंने मोटा मोटा आइडिया दे दिया आपको, ये आर्टिकल को और डिटेल डिस्कस करते हैं। ठीक है, ये आर्टिकल बहुत ब्रीफ बताया था मैंने, और कुछ ब्रीफ दे दिया आपको। क्या करना क्या है, इस आर्टिकल में देखना ना प्रीवियस क्वेश्चन किस तरह, हिमालय का प्रीवियस क्वेश्चन किस तरह है। हिमालय पर काफ़ी सारे आर्टिकल्स आया, ऑलरेडी आ चुका है, अगर सर्च करेंगे आपको हिमालय में मिल जाएगा, हिंदू न्यूज में मिल जाएगी। दूसरा जो है, इसके ऊपर किस तरह क्वेश्चन पहले आ चुका है, उस पर प्रिपरेशन कर रखना है, ध्यान दीजिएगा। अपार्ट फ्रॉम द बॉर्डर डिस्प्यूट, जो हिमालय रीजन ऑल्सो फेस डैमेजिंग इफेक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज, फ्लड, ड्रॉट, लैंडस्केप, ग्रीन हाउस गैसेज, आधा जो है पॉल्यूटेंट्स, ये तो बात हो गया, ये सारी जो हो रहा है। 15,000 ग्लेशियर हिमालय रीजन में, 15,000 ग्लेशियर जो क्लाउड बर्स्ट होने का काफ़ी ज़्यादा है, बोले ओपन द थर्ड पोल इन द स्प्रिंग समर बोले ग्लेशियर फॉर इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ द हाइड्रोलॉजिकल प्रोसेस रिलीजिंग मेल्ट वाटर इन इंदुस गंगा ब्रह्मपुत्र। जितना भी टेम्परेचर बढ़ते जाएंगे तो मेल्ट होने का चांस वाटर पानी होगा, जब बाकी गंगा ब्रह्मपुत्र उसमें फ्लड होने का जो चांसेस है, उसके इम्पैक्ट कई और भी स्टेट में होगा। हिमालय ग्लेशियर लाइक दोज इन द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड आर द रिस्क ऑफ मेल्टिंग ड्यू टू ग्लोबल वार्मिंग एंड क्लाइमेट चेंज। ये क्लियर है। इंफ्रास्ट्रक्चर बूम जो बात कर रहा था, इंफ्रास्ट्रक्चर बूम अभी क्या हो रहा है देखो, ध्यान से सुनना। 2008 में सेंटर लॉन्च 8 मिशन अंडर नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज। नेशनल एक्शन प्लान ऑफ NAPCC जो है किया था, उसमें वो स्टडी करना है कितना वायबिलिटी है। ठीक है, वन ऑफ दिस अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, एक मिनिस्ट्री ऑफ साइंस का और टेक्नोलॉजी अंदर भी है, दैट इज नेशनल मिशन ऑफ सस्टेनिंग एंड हिमालय इकोसिस्टम, NMSAC, एक नेशनल साइंस का अंदर है। ठीक है, ये लोग क्या कर रहे हैं, ये लोग क्या करेगा, NMS जो नेशनल सस्टेनेबल हिमालयन इकोसिस्टम क्या करेंगे, मेन ऑब्जेक्टिव इज टू डेवलप कैपेसिटी टू साइंटिफिकली एसेस। ध्यान देना, वो लोग क्या करेंगे, NMS यही चीज क्या करेंगे, डेवलप ए कैपेसिटी टू साइंटिफिकली एसेस करेंगे वल्नरेबिलिटी ऑफ हिमालय रीजन। हिमालय रीजन वल्नरेबल कितना क्लाइमेट चेंज उन्हें सहन सकता है, कंट्रोल एसिड हेल्थ स्टेटस ऑफ हिमालयन इकोसिस्टम, हिमालय इकोसिस्टम कितना कैरिंग कैपेसिटी है, कितना इकोसिस्टम सहन सकता है, कितना ग्रीन गैस जो है सहन कर उसका ऊपर, क्योंकि वो डिपेंड करेगा। अगर बहुत सारे प्रोजेक्ट है, प्रोजेक्ट के ऊपर उन्हें वो अथॉरिटी देगा। अच्छा, बहुत सारे ऐसे बोल सकते हैं लद्दाख के ऊपर ये रोड इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बन सकते, उसके इम्पैक्ट पड़ेंगे, वो स्टडी करेंगे, क्योंकि इतना रोड बढ़ेंगे तो टूरिस्ट इंक्रीज हो जाएगा, टूरिस्ट इंक्रीज हो जाएगा तो होटल बढ़ेंगे, होटल बढ़े तो पानी का कंजम्पशन ज़्यादा होगा, इकोसिस्टम होगा। सो व्हाई NMSAC forgotten its role in protecting Himalaya region? हिमालय रीजन प्रोटेक्ट करने इसका रोल फॉरगेट क्यों हुआ, क्योंकि काफी से इंफ्रास्ट्रक्चर रिपोर्ट ऑलरेडी हो गया। ऑलमोस्ट एज सुन लद्दाख बिकम यूनियन टेरिटरी, सेवरल मेगा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट ऑलरेडी ऑन फोर्स रैपिड हो जाए, इंक्लूडिंग जो कंस्ट्रक्शन ब्रिज वाइडिंग रोड, ब्रिज कंस्ट्रक्शन हो गया, रोड बनाने का हो गया, टनल्स हो गया, रेलवे लाइन्स, मेगा सोलर प्रोजेक्ट, स्टेट आउट ऑफ एयरपोर्ट टर्मिनल्स। ठीक है, रोड साइड में काफ़ी एम्यूनिटीज़ है, बूस्ट टूरिज्म इंक्रीज करने के लिए सारी चीज़ इंक्रीज हो गया। अगर भाई साहब वो टूरिज्म इंक्रीज होगा, आप समझ रहे हैं ना, तो कैरिंग कैपेसिटी तो आज नहीं, आने वाले दिन में उसका इम्पैक्ट काफ़ी खतरनाक होगा, जो इम्पैक्ट जो क्लाइमेट के ऊपर पड़ेगा। Among these are the 14.15 किलोमीटर जोजिला टनल, 230 किलोमीटर कारगिल जंकर नेशनल हाईवे जो हाईवे है। ठीक है, 10 गीगावाट सोलर एनर्जी कैपेसिटी कवरिंग 20,000 एकर्स ऑफ चंगथंग एजोन। ये सब इंफ्रास्ट्रक्चर बनेंगे, जो इकोसिस्टम काफ़ी इम्पैक्ट पड़ेगा। ये जो लद्दाख पीपल जो सोनाम वांगचुक जो बात करा, वो यही बात कर रहा है। ठीक है, लद्दाख इंडस्ट्रियल लैंड अलॉटमेंट पॉलिसी 2023 एम टू मेक UT लद्दाख वन ऑफ द प्रीफर्ड डेस्टिनेशन ऑफ इन्वेस्टमेंट। प्रीफर्ड डेस्टिनेशन इन्वेस्टमेंट के लिए एक वन ऑफ द पॉलिसी इंक्रीज होगा। इसमें क्या होगा, क्या होगा, इन्वेस्टमेंट का इन्वेस्टमेंट क्रिएट होगा। ठीक है, वहाँ पे जाके आदमी जाएंगे, आदमी की भीड़ हो जाएगा। BR बॉर्डर रोड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हैज बीन स्प्रेडिंग मेनी ऑफ दिस प्रोजेक्ट, उसमें जो कई से प्रोजेक्ट हाईवे रोड बना रहे लद्दाख के ऊपर से, जो बात है लद्दाख हाईवे पर, एक तो एक देखो उसमें बढ़िया एनुअल रिपोर्ट 2021 बताया था, हाईवादन इंफ्रास्ट्रक्चर नॉर्थ ईस्टर्न रीजन बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर अंडमान, सिर्फ एम ही नहीं, उत्तराखंड है, UT ऑफ अंडमान निकोबार जो है, जम्मू कश्मीर, इसमें जाके क्लाइमेट चेंज रिलेटेड डिजास्टर जो है इन्वाइट कर रहा है। हम क्लाइमेट चेंज का बात कर रहे हैं। ठीक है,
रीजन दैट हैज सीन डिजास्टर, जो है जो रीजन में डिजास्टर हुआ था 2010 में किया, देयर हैज बीन सेवरल डिजास्टर इन हिमालय रीजन, लॉस ऑफ लाइव्स लाइवलीहुड। 2013 में क्लाउड बस्ट हुआ था, कब केदारनाथ में क्लाउड बस्ट हुआ था, 6000 लाइव चला गया। स्वीप ऑफ मेनी सेटलमेंट, कई से घर बार तूफान हो गए, खत्म हो गया 2013 में। 2010 में कई से लाइव हिमालय रीजन हुआ था। जोशीमठ का केस हुआ था अपन 2023 में, जोशीमठ और सिंह में हुआ था ना, वो भी केस है, क्योंकि ये तो यही है। In November 2023, rescue 41 trap workers in collapse in सी का जो टनल से कोलैप्स इन हिमालयन रीजन। अब कुछ दिन पहले नवंबर 2023 में ना कुछ तो टनल में कोलैप्स हो गया था, ये भी पॉइंट है। उत्तराखंड ऑल दी ट्रेजेडी ऑकर, उत्तराखंड में जितना ट्रेजेडी ऑकर हुआ था, सिम इसको इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट फॉर्मेशन इन 2000 दिस हैज कंटिन्यू डिस्पाइट दी वार्निंग फ्रॉम जियोलॉजिस्ट इकोलॉजिस्ट। बहुत सारी जियोलॉजी इकोलॉजी कंटिन्यूस मतलब ये होने के बाद उन्होंने कई से वार्निंग दिया, गवर्नमेंट ने दिया, फिर भी जो कई हिमालय रीजन में कई इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट आ रहा है। एक बात बहुत बोल रहा हूँ, बहुत अच्छे से बोल रहा हूँ, एक तो है चार धाम प्रोजेक्ट, सुना होगा चार धाम का प्रोजेक्ट हुआ। एक ब्यूटीफुल आर्टिकल आज हिंदू में आया था, उनको हिंदू आर्टिकल जिस प्रोजेक्ट में था ना, जिन्होंने लिखा था, जो वोमेन लिखा था, उस प्रोजेक्ट में उसका कुछ इन्वॉल्वमेंट थी, उसके ऊपर उन्होंने कुछ पॉइंट लिखा, हिंदू में याद आ रहा है, मैं पढ़ाई भी था। उन्होंने ये लिखा था, चार धाम प्रोजेक्ट था, उसमें कई सारी इन्वायरमेंट का जो है, इन्वायरमेंट जो पॉलिसी था उसको अप्रूवल लेना पड़ता, लेकिन गवर्नमेंट जो है उसको अप्रूवल लेने का मतलब है अप्रूवल लिया ही नहीं। मतलब 6000 के ऊपर 6000 के ऊपर जो है पेड़ पौधे काट दिया, मतलब इको सिस्टम को काफ़ी डेंजर, वो हिमालय सिस्टम जो रोड बनाने के लिए, चार धाम रोड बनाने के लिए रोड को चौड़ा किया, ठीक है। और जो है ऐसे भी गवर्नमेंट का ये ऐसा रूल्स है, अगर 50 to 100 किलोमीटर ऐसे कुछ किलोमीटर है, अगर उस प्रोजेक्ट है उसको एनवायरमेंटल को अप्रूवल लेना नहीं पड़ेगा। मतलब अगर प्रोजेक्ट 6 किलोमीटर और 50 किलोमीटर होगा, 50 किलोमीटर को रोड बनना है तो एनवायरमेंटल का अप्रूवल लेना जरूरत नहीं। अभी जो चार धाम प्रोजेक्ट है इसको अलग अलग बांट दें, 50-50 कर दे दिया, तो एनवायरमेंट का अप्रूवल लिया नहीं, जो अप्रूवल लेना बहुत ज़रूरी थी, ठीक है। एक ये भी जो चार धाम प्रोजेक्ट के ऊपर देखा गया, एक मेजर कॉन्सिक्वेंस है आने वाले दिन में होने वाला है, जिसको हो भी रहा है, जो लैंडस्लाइड हो रहा है कहीं हो रहा है, ये भी मेजर प्रोजेक्ट है। सुप्रीम कोर्ट भी कहीं इसमें रिहाई भी दिया, सुप्रीम कोर्ट इंडिया कॉन्स्टिट्यूटेड एक्सपर्ट कमेटी, सुप्रीम कोर्ट अभी कमेटी बना, अभी तो प्रोजेक्ट हो गया। इवन सजेस्टेड दैट ऑथोरिटीज लिमिट द नंबर ऑफ पिलग्रिम विजिटिंग द चार धाम। तो चार धाम प्रोजेक्ट ये उसमें कितना पिलग्रिम जा सकते हैं, तो उसमें कैरिंग कैपेसिटी साइंस है, तो उसमें कमिटी बना है, ठीक। केदारनाथ, बद्रीनाथ, जमुनाथ की जो गंगोत्री ये बात कर ले, ठीक है। अभी तो उन्होंने कमिटी बनाई, लेकिन इसके पहले जो भी एनवायरमेंटल इकोलॉजिस्ट उन्होंने वार्निंग दिया था उसको गवर्नमेंट ने सुना नहीं, अभी कमेटी बैठा, इसलिए वो आर्टिकल चप अभी तो पहले क्यों सुना नहीं गया था। अभी लद्दाख की बात करें, लद्दाख में अभी जो सेम चीज़ है लद्दाख में हो रहा है। लद्दाख में जो टेम्परेचर कितना पहले -26 डिग्री सेंटीग्रेड था, अभी -16 डिग्री 10 डिग्री सेंटीग्रेड तो बढ़ गया, आने वाले दिन और भी बढ़ेगा, ठीक है। उसका इम्पैक्ट जो है हमारे हिमालय इकोसिस्टम पर भी इम्पैक्ट पड़ेंगे। ये टॉपिक इससे ऊपर और क्या समझ में आ रहा है, कितना सीरियस टॉपिक है, आर्टिकल है। आपको कई सारे पॉइंट आपको ध्यान से सुनना पड़ेगा। चार धाम का बात किया हमने हमने केदारनाथ का बात किया, लद्दाख के टेम्परेचर की बात किया, लद्दाख में जो इकोसिस्टम की बात किया, हम ग्रीन गैस एमिशन की बात किया, कई सारे पॉइंट इन्होंने कवर है, सेम पॉइंट ये सारी पॉइंट जगह। तो ये लास्टली बता, फॉर वानसुक बैटल इज नॉट जस्ट अबाउट लद्दाख एंड इज पीपुल, इट इज़ द बैटल फॉर ऑल ह्यूमैनिटी एंड फ्यूचर जनरेशन, आने वाले जनरेशन के लिए बैटल है। तो क्लियर है ना पॉइंट को। चलिए नेक्स्ट आर्टिकल चलते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल है इकोनॉमिक रिलेटेड है, GS3। इंडिया नीड ए सिंपलर टैरिफ पॉलिसी टू बूस्ट मैन्युफैक्चरिंग। सेम ये आर्टिकल समझने के लिए कुछ चीज़ आपको समझना पड़ेगा, आपको डेली न्यूज़ को फॉलो करना पड़ेगा। कोई भी आर्टिकल्स हम डिस्कस करते हैं, कोई भी चैनल में डिस्कस करते हैं तो एक्सपेक्ट किया जाता है आपको कुछ बेसिक चीज़ मालूम है, कि हर चीज़ डिस्कस करना पॉसिबल भी नहीं होता। ये आर्टिकल ये बोल रहा है इंडिया का जो ग्लोबल इंडिया का टारगेट है, एक्सपोर्ट कितना है, 2 ट्रिलियन 5 ट्रिलियंस करना है 2030 तक। तो उसमें क्या करना पड़ेगा, तो ग्लोबल वैल्यू चेन है, उसके साथ इंडिया जो कॉम्पिटिटिवनेस है, इंडिया टैरिफ पॉलिसी है, तो एक्सपोर्ट इम्पोर्ट टैरिफ पॉलिसी है, ठीक है, जो अभी बहुत ही
मतलब एट पार्ट नहीं है, उसको ईजी करना पड़ेगा। तो बाकी बाकी कंट्री जो है उसके साथ जो है सारी पॉलिसी जो है उसको वैल्यू चेन, ग्लोबल वैल्यू चेन के साथ भी इंडिया का जोड़ना पड़ेगा। इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर कितना, अभी हमारे पास कितना सेक्टर है, सर्विस सेक्टर है और दूसरा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, ठीक है। कुछ दिन पहले जो डिस्कशन सर्विस सेक्टर पीएमआई, मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई डिस्कशन हुआ था, आपको पता होगा, आप डेली न्यूज़ फॉलो करते होगा। तो हमारा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर इंक्रीज करने के लिए, हम सर्विस सेक्टर बात नहीं कर रहा हूँ, हम मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर इंक्रीज करने के लिए हमारा जो है टैरिफ पॉलिसी, वन ऑफ द पॉलिसी को उसको भी इम्प्रूव करना पड़ेगा, क्योंकि हमारा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जो है, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर काफ़ी पीछे है। क्यों पीछे है? क्योंकि हमारा जो है, आपने देखा होगा, मैं कई बार डिस्कस किया होगा, जो मेजर मार्केट था यूएस था और जो था यूरोप था, ठीक है। वो मेजर जो ऑर्डर वहाँ पे आ रहा था, अभी एक कंट्री से जो ऑर्डर्स काफ़ी कम आ रहा है। इसका इम्पैक्ट क्या हो रहा है? काफ़ी से टेक्सटाइल इंडस्ट्री, ऐसा बहुत से इंडस्ट्री जो है, यूटिलाइजेशन यूटिलाइजेशन मतलब कितना कैपेसिटी है, कितना मशीन चल रहा है। अगर 100 मशीन है तो वो 30 to 40 मशीन चल रहा है, बाकी मशीन बंद पड़ा है। बंद पड़ने से क्या होगा? अगर 100% यूटिलाइजेशन है, उसको वर्कर उसी हिसाब से है, ठीक है। अगर 100 वर्कर है, अभी ऑर्डर कम हो गया, 30 मशीन, अगर 70 मशीन बंद हो गया, उस मशीन के ऑर्डर वर्कर तो है, वो वर्कर जो है उसका उसका ऑर्डर, उसको पैसे नहीं मिलेंगे कहीं से, जो अगर कॉन्ट्रैक्ट बेस में हो, ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट बेस में तो वो वर्कर को पैसा नहीं मिलेगा, घर वापस जाएंगे। तो इसके अनएम्प्लॉयमेंट जो है, अनएम्प्लॉयमेंट का भी इंक्रीज हो जाएगा, एम्प्लॉयमेंट का भी रिड्यूस हो जाएगा, ठीक है। लेकिन इंडियन गवर्नमेंट इसलिए कर रहा है, जो है एक्सपोर्ट से इंक्रीज करना है, एक्सपोर्ट को इंक्रीज करना पड़ेगा, जो बहुत ही आज की तारीख में बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इंडियन एक्सपोर्ट काफ़ी डिक्रीज है, एक्सपोर्ट डिक्रीज है। और जो है करेंट अकाउंट डेफिसिट, भाई करेंट अकाउंट डेफिसिट, करेंट अकाउंट सीडी क्या है, आपने इकोनॉमी पढ़ा होगा, करेंट अकाउंट डेफिसिट, ठीक है। ट्रेड डेफिसिट, ठीक है। करेंट अकाउंट डेफिसिट मतलब है वैल्यू ऑफ इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट का जो डिफरेंस है, ये करेंट अकाउंट डेफिसिट में कितना एक्सपोर्ट किया, कितना इंपोर्ट किया, एक्सपोर्ट कितना किया, इंपोर्ट कितना किया, दोनों का जो डिफरेंस है, हमारा एक अकाउंट है, रजिस्टर है, करेंट अकाउंट डेफिसिट, उसमें इंक्लूड हो जाता है। करेंट अकाउंट डेफिसिट बहुत ही ध्यान से पड़ेगा भाई साहब, जो है इसके ऊपर क्वेश्चन काफ़ी आएंगे, करेंट अकाउंट डेफिसिट को, ठीक है। इकोनॉमिक चैप्टर खोल के करेंट अकाउंट डेफिसिट को पढ़ लीजिएगा, ठीक है। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आज का जो आर्टिकल मैं उसकी तरफ बात कर रहा हूँ। इंडिया जो करेंट अकाउंट डेफिसिट उसको रिड्यूस करने के लिए इंडियन मैन्युफैक्चरिंग रेट को काफ़ी इंक्रीज करना पड़ेगा, क्योंकि हमारा इंपोर्ट काफ़ी इनको ज़्यादा हो रहा है, इंपोर्ट ज़्यादा हो रहा है, एक्सपोर्ट बहुत कम है, एक्सपोर्ट बहुत रिड्यूस है। एक्सपोर्ट अगर इंक्रीज करना है, हमारा बास्केट इंक्रीज करना पड़ेगा। बास्केट मतलब क्या है? बास्केट मतलब हमारा जो आइटम्स है, आइटम्स को इंक्रीज करना पड़ेगा, ठीक है। आइटम्स की इंक्रीज कैसे होगा? जैसे एग्रीकल्चर सेक्टर है, हम काफ़ी एग्रीकल्चर सेक्टर में काफ़ी जो है प्रोसेस फूड वर्क किया जा सकता है। ऐसे गवर्नमेंट को सेक्टर एग्रीकल्चर अलग अलग आइटम बढ़ाया जाए, उसमें क्या होगा, आदमी की इन्वॉल्वमेंट, जॉब अपॉर्चुनिटी ज़्यादा होगा, हमारा जो बास्केट, एक्सपोर्ट बास्केट इंक्रीज होगा। बाकी कंट्री में है, हमारा जो इंडिया का एक लिमिटेशन है, हमारा जो एक्सपोर्ट बास्केट बहुत कम है, बहुत आइटम कम है, एक्सपोर्ट आइटम बहुत कम है। आइटम कम होने की वजह से हमारा एक्सपोर्ट बहुत रिड्यूस हो जाता है, ठीक है। एक कुछ हमारा जो ड्रॉबैक्स है, जो धीरे धीरे हमको इम्प्रूव करना पड़ेगा। कुछ दिन पहले हमने देखा होगा, हमने क्या किया, हमारा जो एक्सपोर्ट इंक्रीज करने के लिए, जो हमारा जो बहुत ही इंपॉर्टेंट जो एक्सपोर्ट है, वो हमारा जो इलेक्ट्रॉनिक गुड्स है। इलेक्ट्रॉनिक गुड्स का जो मोबाइल मार्केट है, मोबाइल मार्केट में इंक्रीज करने के लिए हमारा गवर्नमेंट क्या किया, हमारे जो कुछ कंपोनेंट है, मोबाइल कंपोनेंट है, जैसे कि चार्जर हो गया, ये सब कंपोनेंट में एक्सपोर्ट बढ़ाने के लिए कुछ पॉइंट कंपोनेंट जो है, इंपोर्ट जो है रिड्यूस किए, तो मैं पहले 15% या 10% कर दिया। उसमें हमारा एक्सपोर्ट जो है कॉम्पिटिटिव, जो ग्लोबली कॉम्पिटिटिव, हम किस कंपेयर कर रहे हैं, चाइना का शेयर कंपेयर कर रहे हैं, और उसको जो वियतनाम का शेयर कंपेयर कर, मोबाइल मार्केट में तो एक इंपॉर्टेंट इमर्जिंग सेक्टर है इंडिया का। कुछ दिन पहले बात किया था ना हमने, चाइना का जो दोनों सेक्टर में हमको ग्लोबली उससे कॉम्पीट करने के लिए, ग्लोबल वैल्यू चेन के साथ कंपेयर करने, अदर कंट्री कंपेयर के लिए हमारा तारीफ पॉलिसी क्या है, इम्पोर्ट तारीफ पॉलिसी, मतलब इम्पोर्ट का ये पॉलिसी जो है, एक्सपोर्ट का पॉलिसी है, हमको रिवाइज करना पड़ेगा, बहुत ही हेल्दी रखना पड़ेगा, ये टॉपिक है, ठीक है। हमारा लॉजिस्टिक जो है सेक्टर जो है, हमारा लॉजिस्टिक सेक्टर को और भी इम्प्रूव करना पड़ेगा। ग्लोबल वैल्यू चेन के साथ हमको जो और भी जुड़ना पड़ेगा, ग्लोबल वैल्यू चेन जो बात करें, ग्लोबल वैल्यू चेन और भी हमको जुड़े रखना पड़ेगा,
एज पर जो एडीबी सेक्टर इन्होंने ये बात कहा है, ठीक है। एशियन कंट्री से, साउथ एशियन कंट्री के साथ हमारा जो एशियन कंट्री के जो है उसको जोड़ने के लिए, इंडिया का जीडीपी है उसे जोड़ने के लिए हमको और भी हमको टैरिफ पॉलिसी का इम्प्रूव करना पड़ेगा, ठीक है। लास्ट आर्टिकल जो आप डिस्कस करा था इसमें आप इंपॉर्टेंट है आपको कारेंट अकाउंट डेफिसिट बहुत ही अच्छी तरह पढ़ना है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट पॉइंट को ध्यान देते करना है, और जो है कितने एक्सपोर्ट के इम्पोर्ट उसको क्या क्या सजेशन है वो भी ध्यान दे पढ़ना है, इसको क्वेश्चन आ सकते हैं, राइट। एडीपी एडीपी प्रोजेक्ट इंडिया ग्रोथ 7% दिस ईयर। हम जीडीपी की बात तो करते ही हैं, लेकिन एडीपी का कुछ पॉइंट उन्होंने एनालिसिस किया। इन्होंने क्या बोल रहे हैं, 2024 का बात किया, 2025 के बाद 2026 का भी बात किया जी। अभी जो है 7.6 चल रहा है 23-24, उसके बाद अगले साल कुछ इंक्रीज डिक्रीज होगा, उसके बाद इंक्रीज होगा, पहले अगले बार 7% होगा, उसके बाद 7.2% होगा, ठीक है, कुछ इम्पैक्ट होगा। कल भी हम इन्फ्लेशन के लिए कुछ बातचीत किया था, कल भी हम इन्फ्लेशन वर्ल्ड में इन्फ्लेशन के क्या क्या पॉइंट है वो भी हमने डिस्कस किया, ध्यान में अगर पढ़ा होगा तो इंडियन एक्सप्रेस का टॉपिक हमने डिस्कस किया है। अभी बातचीत आ रही है इन्फ्लेशन के ऊपर, हमारा बात कर रहे जो हमारा इन्फ्लेशन जो है 4.6 तक आ जाएगा, अभी 5.5 5.1% है, 4% 6% आ जाएगा, और जो है फूड इन्फ्लेशन 5.7% आ जाएगा, अभी 4.8% के ऊपर ध्यान दीजिएगा, फूड इन्फ्लेशन 8% इंक्रीज पड़ा, फूड इन्फ्लेशन जो है रिड्यूस हो जाएगा। ऐसा क्यों रिड्यूस होगा फूड इन्फ्लेशन, तो मेजर कंपोनेंट फूड का जो मेजर कंपोनेंट जो है केरल है, अनाज है, ठीक है, वो हमारे इन्फ्लेशन का मेजर कंपोनेंट है, फूड इन्फ्लेशन है, वो डिक्रीज क्यों होगा, कल हमने डिस्कस किया। डिक्रीज इसलिए होगा बाकी कंट्री में, जैसे हमारा जो हो गया यूक्रेन हो गया, यूएस में हो गया, इसका इन्फ्लेशन जो है काफ़ी रिड्यूस हो गया। हम एग्जांपल लेते हैं व्हीट का एग्जांपल लेते हैं। व्हीट का प्राइस जो पहले यूक्रेन रशिया जो यूक्रेन से करते हैं वो प्राइस जो है अभी आधा हो गया व्हीट का प्राइस। तो व्हीट हमारा जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस है उससे बाहर से इंपोर्ट मतलब लैंडेड कॉस्ट जो है सस्ता पड़ रहा है। सस्ता पड़ने से क्या होगा, हमारा इन्फ्लेशन काफ़ी रिड्यूस हो गया। सिमिलरली जो केरल से बाकी अनाज है बाहर से इंपोर्ट करने में काफ़ी सस्ता हो जाएगा, इसमें क्या होगा हमारा इन्फ्लेशन जो काफ़ी रिड्यूस हो जाएगा। हम इन्फ्लेशन की बात करें, बाकी टॉपिक की बात नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। अगर इन्फ्लेशन रिड्यूस हो जाएगा तो गवर्नमेंट क्या करेंगे, इन्फ्लेशन रिड्यूस होगा तो गवर्नमेंट क्या करेंगे, गवर्नमेंट जो है इंटरेस्ट रेट मॉनिटरी पॉलिसी जो है, रेपो रेट जो अभी कितना रेपो रेट है पता होना चाहिए 6.5 है, रेपो रेट को उन्होंने रिड्यूस कर देगा। रेपो रेट रिड्यूस हो जाएगा तो हो सकता है आपका जो जीडीपी और इंक्रीज होगा, ये कुछ पॉइंट है, ठीक है, एक पॉइंट है। लेकिन जो आज का आर्टिकल है, ये आर्टिकल क्या क्या बोल रहे हैं बहुत ही ध्यान से सुनो। इन्होंने क्या बोल रहे हैं, क्रूड ऑयल लेकिन बढ़ गया, क्रूड ऑयल प्राइस इंक्रीज हो गया। क्रूड ऑयल प्राइस इंक्रीज हो जाएगा तो इन्फ्लेशन बढ़ेगा, क्रूड ऑयल पर तो पेट्रोल दाम बढ़ जाएगा, नंबर वन। पेट्रोल दाम बढ़ेगा तो बाकी इन्फ्लेशन तो और बाकी चीज़ का सामान तो बढ़ेगा, ठीक है। और दूसरा जो रेड सी क्राइसिस उसका भी इन्फ्लेशन इंक्रीज होगा, रेड सी का काफ़ी बहुत ध्यान से सुना होगा। रेड सी का मैं दोबारा नहीं बताऊँगा, कई पढ़ कर थक चुका हूँ। रेड सी क्राइसिस के बारे में भी जो है इन्फ्लेशन इंक्रीज होगा, ये कुछ हमारे कुछ क्वेश्चन पॉइंट है। ये डोमेस्टिक प्राइस कितना होगा, अभी 2023 में 7.6% है, उसके बाद 7% आ जाएगा नेक्स्ट ईयर, उसके बाद फिर बढ़ेगा 7.2% में बढ़ जाएगा, ठीक है। रिटेल इन्फ्लेशन का बात करें, रिटेल इन्फ्लेशन अभी डिक्रीज हो जाएगा, रिटेल इन्फ्लेशन 4.6 तक आ जाएगा, और जो फूड इन्फ्लेशन 8% के ऊपर है वो भी डिक्रीज हो जाएगा, इन्फ्लेशन अपना अंदर आ जाएगा। लेकिन एक पॉइंट ए भी बोल रहा है, कुछ टॉपिक ए भी है, हमारा इंडिया के ग्रोथ के साथ बाकी का जो वर्ल्ड वाइड जो पॉइंट जो भी घटना हो रहा है, जो भी इवेंट है, उसके साथ साथ हमारा इन्फ्लेशन हमारा जीडीपी जुड़े हुए हैं। एक तो यूएस के जो बात करें रिचार्जिंग प्राइस से इन्फ्लेशन जो यूएस के इंक्रीज हो जाएगा, यूएस के इंक्रीज होगा तो यूएस गवर्नमेंट इन्फ्लेशन इंक्रीज होगा, इंटरेस्ट रेट दोनों बढ़ा देगा। यूएस के इंटरेस्ट रेट बढ़ जाएंगे तो उसका इम्पैक्ट इंडिया को बढ़ाएगी। यूएस का इंटरेस्ट बढ़ेगा तो उसके यूएस का जो है हम फूड इंटरेस्ट में और भी इन्फ्लेशन पॉइंट तो है, उसका इन्फ्लेशन बढ़ जाएगा यूएस में, बाकी इम्पैक्ट जो इंटरेस्ट रेट बढ़ जाएगा, इंटरेस्ट बढ़ने से क्या होगा, हो सकता है उसकी इम्पैक्ट इंडिया में भी आए, मोर इम्पैक्ट ऑन इंडिया, ठीक है, समझ में आया? बाकी कंट्री जो इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा तो हो सकता है इंडिया का इम्पैक्ट बढ़ेगा।
हाई सेंसिटिविटी इन्फ्लेशन पे जैसे कि इस पर शिपिंग कॉस्ट इंक्रीज हो जाएगा ड्यू टू रेड सी क्राइसिस के इन पर शिपिंग कॉस्ट इनका इन्फ्लेशन बढ़ेगा। रेनफॉल रेनफॉल जो है ऐसा सोचा जा रहा है। हाँ, अभी 2024 में क्या, 2024 में ये भी बताया जा रहा है 2024 में क्या हीट वेव ज़्यादा होगा, नाम बड़ा तो हीट वेव ज़्यादा होने का चांसेस अभी ज़्यादा है। ठीक है, इसकी इम्पैक्ट क्लाइमेट क्राइसिस की इम्पैक्ट पड़ेगा और जो है क्रॉप को भी इम्पैक्ट पड़ेगा। लेकिन जो ये भी सोचो कुछ सेक्टर में जो है ला लीनो ला लीनो जो है ये ला लीनो इम्पैक्ट जो है बारिश होने का चांसेस है। बारिश हो जाएगा तो कुछ सेक्टर ग्रोथ फार्म सेक्टर ग्रोथ होगा और क्रॉपिंग ज़्यादा होगा। वो भी इम्पैक्ट जो है इंडिया ग्रोथ के ऊपर जो पॉजिटिव इम्पैक्ट लेके आएगा। और जो ये भी बोल रहे हैं इंडिया का जीडीपी है 80% जी साउथ एशिया जीडीपी जो है उसका 80% इंडिया के ऊपर है। साउथ एशिया का जीडीपी है 6.3% दिस बार 6.6% अगर 2025 तक होगा। ठीक है, उसका भी इम्पैक्ट जो है इम्पैक्ट आएगी। इसलिए बोले जो कारेंट अकाउंट जो डेफिसिट है 1.7% कारेंट अकाउंट डेफिसिट का बातचीत कर रहे हैं। ठीक है, कुछ पॉइंट ऑफ क्लियर हो रहा है। एक्सपोर्ट का बात करें, म्यूटेड एक्सपोर्ट एक्सपोर्ट उसका इम्पोर्ट का जो बात हो गया। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो है रिड्यूस होगा क्योंकि कंजप्शन पैटर्न जो है इंडिया का जो कंजप्शन पैटर्न जो बार बार बात कर कंजप्शन पैटर्न रिड्यूस होगा, इनकम में रिड्यूस होगा। तो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो बट टाइमिंग थोड़ा क्वेश्चन आ सकता है, लेकिन आने वाले दिन में इंक्रीज होगा। क्रूड ऑयल प्राइस को इम्पैक्ट पड़ेंगे। ठीक है, फिर फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इम्पैक्ट पर बेटर देन एक्सपेक्ट ग्लोबल कुछ भी एक्सपेक्ट दस ग्रोथ। हाँ, कुछ पॉइंट है फिर भी जो है आने वाले दिन में 7% आएगा, उसके बाद 7.2% इंक्रीज होगा। ठीक है, एक तो एक कुछ पॉइंट अलग अलग टॉपिक के ऊपर बात किया, एक्सपोर्ट के ऊपर बात किया उन्होंने, इम्पोर्ट के ऊपर बात किया और जो है बाकी कंट्री के जो पॉइंट जो इन्फ्लेशन जो ग्लोबली जियो पॉलिटिकल जो इशूज है, रेट सी क्राइसिस है, बाकी क्रूड ऑयल इंक्रीज होगा, उसका इम्पैक्ट इंडिया में कितना में आएगा, वो सारी पॉइंट इसके ऊपर टॉपिक को डिस्कस किया। यूएस कंट्री में जो इन्फ्लेशन है उसका इम्पैक्ट इंडिया में आएगा। यूएस कंट्री का जो फेडरल बैंक है वो इंटरेस्ट बढ़ने के बाद जो उसके भी इम्पैक्ट जो इंडिया के ऊपर पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट आर्टिकल चलते हैं। इसका नेक्स्ट आर्टिकल sound and stable Sino China India relations serve the interest of both side। ठीक है, रीजन्स से बेजिंग ये क्या बोल रहा है, जो दोनों गवर्नमेंट इंडिया चाइना का जो दोनों का जो रिलेशंस है वो स्टेबल रहेगा और जो है दोनों साइड के लिए अच्छे रहेंगे। तो मैटर क्या, कल भी हम डिस्कस किया था उसके ऊपर। कुछ दिन पहले जो हमारा प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने यूएस के एक मैगजीन्स में इंटरव्यू दिया था। उन्होंने ये भी बोला है तो इंडियन गवर्नमेंट जो है जो लॉन्ग पेंडिंग इशू एलएसी के ऊपर जो इशू है उसके ऊपर भी उन्होंने वर्क करेंगे, उसको स्टेबल करने की कोशिश करेंगे। प्लस जो है इंडिया का चाइना जो इंडिया के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, सिग्निफिकेंट है, उनका दोनों का रिलेशन है वो भी आगे जाके इंक्रीज करेंगे। लेकिन मैटर को बहुत ध्यान से सुनिएगा। इतने दिन बाद जो है अभी तो 4 4 इयर्स एलईसी का इशू चल रहा है, 4 इयर्स हो गया एलईसी का इशू चल रहा है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। ये भी नहीं पूछेगा आप मुझसे इसमें लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल क्या है, ये आपको पता होना चाहिए और कहाँ कहाँ पे कल भी हमने डिस्कस किया। मैं एक्सपेक्ट करता हूँ ये सब पता होगा। 4 इयर्स हो गया, 2020 के ऊपर हो गया लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के ऊपर। प्राइम मिनिस्टर डायरेक्टली अभी कोई स्टेटमेंट नहीं दिया। अभी उसका तरफ से कोई स्टेटमेंट अभी ग्लोबली बहुत सारे इकोनॉमिक पॉलिटिशियंस एक्सपेक्ट कर रहे हैं। इसके इम्पैक्ट काफ़ी लंबा है, काफ़ी आने वाले दिन में। अभी जनरल इलेक्शन है, अभी अगर मोदी बीजेपी गवर्नमेंट जीत जाए तो थर्ड टर्म के लिए सोचा जा रहा है। जो चाइना का सर लॉन्ग पेंडिंग इशू है हो सकता है उसके इम्पैक्ट पड़ेंगे, इम्पैक्ट पड़ेगा जरूरी भी है क्योंकि चाइना के साथ बाकी कंट्री के रिलेशन वो भी जितना इम्प्रूव हो रहा है तो इंडिया का चाइना का रिलेशन इनके जो पेंडिंग है इंगेज होना पड़ेगा। ठीक है, ये टॉपिक है। तो इसके अगेंस्ट में जो पॉइंट में जो चाइनीज जो फॉरेन मिनिस्टर है, चाइना मिनिस्टर फॉरेन मिनिस्टर है, उन्होंने क्या बोला था, चाइना वर्क इन फॉर इंडिया टू वर्क, चाइना भी इंडिया से वर्क करेंगे पुट द बायलेटरल रिलेशन फॉरवर्ड ऑन ए साउंड एंड स्टेबल ट्रैक। चाइना भी जो है इंडिया का रिलेशन जो है स्टेबल ट्रैक में करेंगे। उनका पॉइंट एक भी है जो बाउंड्री इशू है उसका वो रिफ्लेक्ट नहीं करते ऑल ओवर द चाइना रिलेशन। इंडिया के रिलेशन बॉर्डर में रिलेशन खराब है इसका मतलब ये नहीं, बाकी टोटलिटी में चाइना का रिलेशन खराब है, चाइना गवर्नमेंट ने ये बताया।
not represent the boundary question, did not represent the entirely in China in relations. इंटरव्यू यूएस बेस्ड मैगजीन में जो बात करते हो, अर्जेंटली एड्रेस द प्रोलॉन्ग सिचुएशंस ऑन आवर बॉर्डर्स। तो हमारा मोदी जी ने बोला जो काफ़ी पेंडिंग है, जो इंडिया से रिलेशन है, एलएसी को रिलेशन है, उसको रिजॉल्व करेंगे और चाइना का रिलेशन और मजबूत करेंगे। इस टॉपिक को उन्होंने बात किया। इसके ऊपर काफ़ी इकोनॉमिक्स, काफ़ी पॉलिटिक्स, इसके ऊपर काफ़ी बातचीत की। एक जो प्राइम मिनिस्टर कमेंट्स हाईली सिग्निफिकेंट अकॉर्डिंग टू पंकज सारोन, इन्होंने हाईली पॉलिटिकली उन्होंने क्या बोला, दिस इज इंपॉर्टेंट सिग्नल टू चाइना एंड द यूएस एंड द वर्ल्ड एट लार्ज। वर्ल्ड के ऊपर ही एक इम्पोर्टेंट है, एक चाइना के ऊपर भी है, यूएस के ऊपर भी है, वर्ल्ड के ऊपर भी इसका इंडिकेशन जाता है। इंडिकेटिंग द पीएम मे हैव लाइंग द ग्राउंड एड्रेस इशू चाइना एज ए प्रायोरिटी इन द थर्ड टर्म के लिए हो सकते हैं। इंडियन जो गवर्नमेंट, इंडिया प्राइम मिनिस्टर मोदी जी, ये जो लॉन्ग पेंडिंग इशू है इसको फर्स्ट प्रायोरिटी देंगे, इसको जल्दी रिजॉल्व भी करेंगे। ठीक है। सीनियर यूएस ऑफिशियल हैव विजिटेड बेजिंग रिसेंटली, आप पता है अब विजिट किया था। चाइनीज प्रेसिडेंट शी जिनपिंग ड्यू विजिट कब होगा, फ्रांस में ड्यू नेक्स्ट मंथ होगा, मतलब 2019 के बाद वो लोग भी विजिट कर रहे हैं। इंडिया का जो इस रिलेशंस मेंटेन करना भी काफ़ी ज़रूरी भी है। लेकिन कुछ पॉइंट भी है। मिनिस्टर टॉप टॉक जो है, कुछ मिनिस्टर एक बात करेंगे। अगर हम बात करें जो लास्ट मीटिंग में बात करते हैं ना, अगर हम ये बोलते मोदी जी ने एक टॉपिक दिया था, हम स्ट्रॉन्ग को जो पेंडिंग इशू है उसको रिजॉल्व करेंगे, चाइना का से रिलेशन मेंटेन करेंगे। लेकिन कुछ दिन पहले इस जयशंकर जो मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर, उसका बातचीत जो है सभी नेगेटिव है और कॉन्ट्राडिक्टरी है। इन्होंने क्या बोला, चाइना वायोलेटिंग द एग्रीमेंट विथ इंडिया बाय एमाजिंग द ट्रूप्स, आवाज जो है उन्होंने चाइना जो है एलएसी का एग्रीमेंट उन्होंने तोड़ रहा है और जो उसमें एलएसी में अपना ट्रूप भेज के जो रिलेशन है वो मेंटेन वो कर रहा है। राजनाथ जी जो भी डिफेंस मिनिस्टर, वो भी कमेंट किया था रीनेमिंग प्लेसेज, जो चाइना गवर्नमेंट जो अरुणाचल प्रदेश का नाम चेंज किया था उसके अगेंस्ट जो डिफेंस में वो भी बताया था। उन्होंने जो है क्या बोला था, इंडिया वुड बी सेम, इंडिया भी सेम काम करेंगे। उन्होंने भी ए बी पॉइंट को बोल दिया था। इसके लिए क्या बेजिंग में दोनों कंट्री के टाई अप जो है रिलेशन भी जो है नेगेटिवली इम्पैक्टेड होगा। मतलब कोई भी अगर कोई ऐसा कुछ कार्य उसको बातचीत करने के कुछ सॉल्यूशन दिया जाए, अगर बातचीत सॉल्यूशन करेंगे, ये नंबर वन जो मोदी जी कर रहे हैं। कॉन्ट्रेक्टरी जो मिनिस्टर्स है उनका उसका बातचीत भी है, रिलेशन के जो नेगेटिव उधर निकल जा रहा है। वो भी बोले जो क्या, अमित शाह ऑल्सो सेड दैट बिकॉज ऑफ द इंडियाज विजिलेंस चाइनीज ट्रूप हैड नॉट बीन एबल टू टेक 1 इंच इंडियन टेरिटरी। कुछ दिन पहले अमित शाह ने बोला था चाइनीज ट्रूप जब तक बीजेपी गवर्नमेंट रहेगा चाइनीज ट्रूप वो 1 इंच भी ले नहीं पाएंगे, उसके स्टेटमेंट दिया। ठीक है। तो फ्रेंड्स आज का काफ़ी पॉइंट हमने डिस्कस किया, काफ़ी चीज़ हमने आसान करने की कोशिश की, क्योंकि आज आर्टिकल काफ़ी क्रिटिकल भी है, बहुत टॉपिक कवर भी किया। ठीक है। एक एक आर्टिकल पर 5-6 टॉपिक को उन्होंने कवर किया, जो समझाने के लिए हमने कोशिश किया उसको इजी आसान से। मैं एक्सपेक्ट करता हूँ आपने अंडरस्टैंड किया होगा। नहीं किया होगा तो कुछ आपको कमेंट दीजिए कि कहाँ पे प्रॉब्लम हो, वो भी हम कोशिश करेंगे उसको सॉल्यूशन देने के लिए। और एक बात ये भी है, आप जहाँ से भी फॉलो करेंगे ना, आपको डेली न्यूज़ पर फॉलो करना है। ठीक है। उसको समझन भी, उसको क्या सिर्फ ऐसे नोट बना कर रख देने का, ऐसे नहीं, उसको अंडरस्टैंड करना है मैटर क्या है। ठीक है। मैटर को जो है आप जो भी पॉइंट को है अलग अलग एरिया का, आप एक तो हिमालय रीजन को देखिए, एक बार मणिपुर के इश्यू एक बार देखिए जो पॉइंट है, ये पॉलिटिकल साइड पॉइंट आप देखिए, इकोनॉमिक साइड में क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ आ रहा है, सामने आ रहा है। ठीक है। पॉलिटिकल साइड में क्या क्या पॉइंट आ रहे हैं जो एग्जाम के लिए, वो पॉइंट के एक बार एक शॉर्ट आउट करके रखें, क्योंकि अलग अलग न्यूज़ जो है ना इंटरलिंक है। ठीक है। जैसे कि हम बात श्रीलंका से रिलेशन बात है, बहुत सारे मेरे श्रीलंका के साथ इंटरलिंक है, बांग्लादेश का बहुत सारे पॉइंट इंटरलिंक है। ठीक है। चाइना से के साथ बहुत सारे पॉइंट जो है इंटरलिंक है, फ्रांस जो है रशिया के साथ बहुत सारे पॉइंट इंटरलिंक है। ठीक है। रशिया की बात करें आप बात करेंगे, हम जो रशिया की बात करेंगे क्रूड ऑयल का बात आता है, रशिया की बात करें जो उसका बाद बाकी इंटर रिलेशंस का बात आता है, जो बाकी इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का बात करता है, जो और जो है डिफेंस के इक्विपमेंट खरीदने का बात आता है। ठीक है। तो फ्रेंड्स आज का लेक्चर मैं यहीं पे शेष करता हूँ, ख़त्म करता हूँ। आशा करता हूँ आप एक लाइक सब्सक्राइब जरूर करेंगे, आपके लिए बहुत फ्री ऑफ कॉस्ट है लेकिन मेरे लिए बहुत वैल्यूबल है। थैंक यू वेरी मच, फिर कल मिलेंगे। थैंक यू।